हेलो, मेरा नाम अंशुमान है और मैंने आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में आज क्लास 11th के लिए चैप्टर 4 फिजिक्स का जो चैप्टर है डैट इज़ मोशन इन ए प्लेन वो पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर रिलेशन। तो चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक स्केलर है और दूसरे साइड दूसरे टाइप की क्वांटिटी होती है, उसको कहते हैं वेक्टर। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। जहाँ तक अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में क्या है कि मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो दोनों का कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास के पास मैग्नीट्यूड है 50 kg या 60 kg, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है मास में। वहीं तक अगर हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन है तो इसलिए पोजीशन वेक्टर हो गया चाहे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये देख लेते हैं कि दो वेक्टर बराबर कब होगा। जैसे एक वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो जैसे एक बंदा है राम, वो यहाँ से यहाँ जाता है इस पॉइंट तक 2 किलोमीटर, और एक बंदा है श्याम जो यहाँ से यहाँ जाता है 3 किलोमीटर। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, आप देख रहे होंगे लगभग दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल ही है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है तो ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। और अगर राम इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाता है और श्याम इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाता है, राम इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाता है और श्याम इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाता है, तो भी दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन एक नहीं है, तो भी ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। तो वेक्टर बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर ये भी 2 किलोमीटर है, राम जिस डायरेक्शन में जा रहा है, श्याम भी जा रहा है 2 किलोमीटर जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 2 किलोमीटर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तभी दोनों वेक्टर बराबर कहलाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो हमने स्केलर वेक्टर देख लिया, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझ लिया कि वो क्या होता है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों साइड डंडा सा लगा देते हैं कि अगर ये ए है दैट मीन्स कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर ऐसा भी करते हैं ए के ऊपर तीर लगा देते हैं, इसका मतलब ए जो कुछ क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। ये दो तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे लैम्डा ए दैट मीन्स की वेक्टर क्वांटिटी, इसमें ए वेक्टर है लेकिन लैम्डा एक स्केलर है। तो होता क्या है कि लैम्डा बाहर आ सकता है, क्योंकि स्केलर को बाहर निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्केलर में तो डायरेक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर पोजीशन वेक्टर किसी 2i कैप प्लस 3j कैप, ये किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप, या फिर इसको डायरेक्टली फिर 2 कॉमन निकाल के लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। तो डायरेक्टली जो स्केलर क्वांटिटी है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसके अलावा हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं कि वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी निकलेगी वो भी एक वेक्टर होगी। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ नई वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी जिसका डायरेक्शन दोनों के बीच में होगा। अब डायरेक्शन दोनों के बीच में होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये हमको पता करना है। तो एक वेक्टर को मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और दूसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर यहां पे है और रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। तो इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस होगा, तो इसको मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक ए है, इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ए का जो कंपोनेंट है वो पूरा ही ए है,
और बी को हम लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, बी को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो ए वेक्टर, ये बी यहां पे वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए तो आई कैप ही हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो आई कैप क्या लॉन्ग हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा और जे कैप क्या लॉन्ग हो गया बी साइन थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। अब आपने हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट देखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से कि ये ए है ये बी है, तो ये जो होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे ये ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप में है और जे कैप में बी साइन थीटा है, तो रिजल्टेंट जो होगा उसको पे हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगाते हैं। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगले पेज में देखते हैं कि इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो स्क्वायर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या फिर रिजल्टेंट इज इक्वल टू इतना। तो यहां पे जो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर था ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, दोनों को जोड़े तो ये वेक्टर आया था। इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक आया, तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो इतना है, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन कितना है, तो मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये फाई है, ये वाला जो एंगल है रिजल्टेंट और ए के बीच में वो फाई है। तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा यहां का y कंपोनेंट अपॉन यहां का x कंपोनेंट। यहां का y कंपोनेंट कितना होगा, जो j कैप में जो होगा, j कैप में कितना है यहां पे b साइन थीटा, और बाय जो i कैप में होगा, i कैप में कितना है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। This means phi is equal to tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta। तो यहां पे जो phi जो यहां पे एंगल है a और रिजल्टेंट के बीच में जो phi है उसका वैल्यू ये हो गया। तो यहां पे हमने देख लिया कि रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट ये है मतलब मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है तो ये है। तो दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या देख लिया कि अगर दो वेक्टर को जोड़ा जाए तो जो नया वेक्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब हम आगे देख लेते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, इतना तो क्लियर होगा। अब क्या है कि अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसको जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड वही रहता है लेकिन डायरेक्शन के पलट जाता है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं कि ए माइनस बी वेक्टर करना है, तो हम क्या करेंगे उसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो जो अगर हमको ये ए वेक्टर था ये बी वेक्टर था, दोनों को जोड़ते थे वो यहां पे आता था,
माइनस बी वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ देंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। अब जोड़ेंगे कैसे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, उसी तरह जिस तरह से हम एडिशन किए थे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, और वही एडिशन का जो मैंने आपको पहले बताया था किस तरह से ऐड करते हैं और कैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालते हैं, वही काम हमको यहाँ पे भी करना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में करना केवल क्या है कि एक वेक्टर में माइनस साइन लगा देना है, उस वेक्टर का डायरेक्शन पलट जाएगा, फिर जो दो वेक्टर जो रहा, एक ए वेक्टर और साथ में जो अब पलटा हुआ बी वेक्टर है, उन दोनों को जोड़ देना है। तो यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट। तो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी देख लिया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिया, और स्टार्टिंग में स्केलर और वेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने जान लिया था। तो अब हम इन कंसेप्ट को यूज करके प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। तो उसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और उसके बारे में कैसे और कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो इससे पहले आपने क्लास 9th या फिर पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी पत्थर को सीधा ऊपर फेंकते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है। उसका आपने पढ़ा होगा कितना टाइम लगता है, ऊपर जाके मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, नीचे किस वेलोसिटी से आएगा, ये सब चीज़ आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे करना क्या है कि अब हम यहाँ पे एट एन एंगल फेंकेंगे कि ये ग्राउंड है, किसी एंगल पे मे बी वो 30 डिग्री हो सकता है, तो यहाँ पे मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। इस एंगल पे पत्थर को फेंकेंगे तो उसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा, तो इस पाथ को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो यही मोशन को पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक का इसलिए नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम किसी थीटा एंगल में u वेलोसिटी से पत्थर को फेंक देते हैं तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ग्राउंड के अलोंग u cos थीटा कंपोनेंट और एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin थीटा। अब आपको पता है जो ग्रेविटी एक्ट करती है वो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ग्रेविटी जो एक्ट करती है वो y एक्सिस के अलोंग एक्ट करती है, नीचे के डायरेक्शन में प्लस g, ऊपर के डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली माइनस g हो जाएगा। तो यहां पे दो कंपोनेंट है। प्रोजेक्टाइल को हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक पार्ट है जो u cos थीटा से आगे बढ़ते जाएगा और वो u cos थीटा से ही आगे बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहां पे क्या है कि इनिशियली u sin थीटा के स्पीड से y डायरेक्शन में फेंका गया है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन है कितना, माइनस g का, क्योंकि ग्रेविटी उसको g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींचेगी। तो यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करते जाएगा और यहां पे u sin थीटा की इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन एक्सेलरेशन होगा माइनस g का। तो हम y डायरेक्शन की तरफ देख लेते हैं। तो हमको अगर टाइम निकालना है तो हम y डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक आप समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल है जिसको u cos थीटा के स्पीड से x एक्सिस के अलोंग फेंक दिया गया है, और दूसरा आप समझ सकते हैं कि उसी पार्टिकल को u sin थीटा के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन को हम पकड़ेंगे माइनस जी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं। अब हमको टाइम निकालना है, तो ये u sin थीटा की स्पीड से हम इसको पार्टिकल को कहां फेंके हैं, ऊपर फेंके हैं। तो अभी u sin थीटा स्पीड है, कुछ टाइम के बाद जब पार्टिकल एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस समय ऊपर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो उस समय तक कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं वो t टाइम लगेगा। तो u sin थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय जी। तो u sin थीटा बाय जी में पार्टिकल क्या है, ऊपर तक पहुंच गया होगा, मतलब पार्टिकल यहां तक पहुंच गया होगा और उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम पीरियड जो हो जाएगा दैट विल बी 2u sin थीटा बाय जी। तो यही हो गया टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि पार्टिकल को यहां से ऐसे मूव करके यहां तक आने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2u sin थीटा बाय जी। तो हम यहां पे पहला इक्वेशन निकाल लिया टाइम पीरियड का। दूसरा निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो वो भी y एक्सिस को कंसीडर करने से निकल जाएगी। आपको मैंने काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो v स्क्वायर कितना है, फाइनल वेलोसिटी, ऊपर जाके कितनी होगी, 0। u स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है कितना, y डायरेक्शन में, u sin थीटा। तो दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, एक्सेलरेशन यहां पे g है, और
एस जो है डिस्टेंस वो यही होगा जो मैक्सिमम हाइट है। तो यहीं से आपके सॉल्व करके निकल जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट इज अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g ये वाली हाइट है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम रेंज निकालेंगे। तो ये मेरी पहली इक्वेशन थी टाइम पीरियड की, ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी। अब जो हम तीसरी इक्वेशन निकालेंगे रेंज की, रेंज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। रेंज हो गई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेंज। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब हम एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर करेंगे, तो एक्स एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? यू कॉस थीटा। तो रेंज क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? यू कॉस थीटा। और टाइम कितना है? पहले इक्वेशन में हमने निकाला था 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी। तो ये क्या हो जाएगा? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सो रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई रेंज की। रेंज कहां से कहां हुआ? यहां से यहां तक हो गया। अब इसी का एक एप्लीकेशन होता है कि अब रेंज को हमको मैक्सिमम करना है। तो रेंज को मैक्सिमम करना होगा तो हमको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी को मैक्सिमम करना होगा। जी तो 9.8 ही रहेगा। तो हमको रेंज और बढ़ाना है, तो हमको क्या करना होगा कि यू को बढ़ाना होगा। जितने हम स्पीड से फेंकेंगे उतने दूर जाएगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम इंसान की या किसी भी चीज़ की एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, एक स्पीड से ज़्यादा नहीं फेंक सकते। अगर हम उस स्पीड से फेंक दिए हैं उसके बाद भी हमको रेंज बढ़ाना है, तो ये किया जा सकता है कि साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दिया जाए। तो साइन का जो रेंज होता है साइन थीटा का वो होता है -1 to 1। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कर सकते हैं साइन 2 थीटा को। साइन 2 थीटा को 1 कर रहे हैं तो हमको साइन 2 थीटा को 1 करेंगे तभी मैक्सिमम रेंज मिलेगा। दैट मीन्स साइन 2 थीटा 1 कब होगा? 1 साइन होता है 90 डिग्री पे। दैट मीन्स कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब हम 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए जब भी अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो अगर कोई भी बैट्समैन अगर छक्का मारता है तो बैट जिस एंगल पे वो निकालता है वो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए रेंज मैक्सिमम होने के लिए। और इसी तरह देखेंगे कि अगर वो एंगल अगर 80 डिग्री 90 डिग्री है तो बॉल तो वहीं रह जाएगी। 80 या 70 डिग्री है तो मैक्सिमम चांस होता है कि रेंज काफ़ी कम हो जाता है, वो फिर बॉल ऐसे जाने लगती है, ऐसे गिर जाती है। तो उस केस में होता है कि कैच होने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। तो इसलिए जब लंबे रेंज के लिए फेंकना है, जब आप लॉन्ग जंप लगाते हो या फिर क्रिकेट में आपको सिक्सर मारना है, तो उस केस में जो आपका एंगल होना चाहिए विथ ग्राउंड वो 45 डिग्री होना चाहिए। तो उसके पीछे क्या फिजिक्स है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन वेक्टर के कंसेप्ट को यूज़ करके जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल में देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए दिल्ली नॉलेज ट्रैक।